हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के लिए और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की हमारी ये जो 6th नंबर की क्लास है और हम लोग फिजिक्स की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। टॉपिक होने वाला है, इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो ताप उष्मा तापमापी व ऊष्मा का संचरण पढ़ लिया था। आज हम उसके उसी के रिगार्डिंग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हमारे रीट में और सीटेट में इवन और भी अदर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनको हम लोग डील करने वाले हैं। जहां एक्सप्लेनेशन की जरूरत लगेगी वहां पर हम लोग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर जैसे ही वीडियो अपलोड होगी, वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद आप लोगों को इसकी कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी। वहां से आप लोग जो है वो अपने एज अ टेस्ट इसको दे सकते हैं और 20 मार्क्स में से आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी ऊष्मा संचरण की हम लोगों ने 3 विधियां पढ़ी थी। चालन पढ़ा था, संवहन पढ़ा था और विकिरण पढ़ा था। तो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें माध्यम की किसी भी तरीके का कोई माध्यम नहीं चाहिए, निर्वात में भी ऊष्मा का संचरण हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को क्लास में भी बताया था, अभी और बता रही हूँ कि ये जो आपका आंसर होगा इसका विकिरण हो जाएगा, क्योंकि ठोसों में जो ऊष्मा का संचरण होता है वो चालन द्वारा होता है। गैस और द्रवों में संवहन द्वारा होता है। लेकिन अगर निर्वात होती है, किसी भी तरीके का कोई अगर माध्यम न मिले तो भी ऊष्मा की विकिरणें जो होती है वो संचरित होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकिरण। सी विल बी राइट आंसर। ये सवाल रीट 2015 में और आरटेट 2011 में दोनों में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे हम लोग 12th नंबर 2nd नंबर क्वेश्चन। ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें ठोस पदार्थ बिना द्रवावस्था में बदले सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ठोस का सीधे ही गैस में और गैस का सीधे ही ठोस में बदल जाना कौन सा प्रोसेस कहलाता है। ये सवाल आरटेट 2012 में पूछा गया सवाल है। ऊर्ध्वपातन, संघनन, पिंडन यानी या फिर वाष्पन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑब्वियसली इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर आप लोग आराम से दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए। सेकंड का हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। आगे देखेंगे हम लोग ऊर्ध्वपातन। यहाँ पर ये ऊर्ध्वपालन लिखा हुआ है, ऊर्ध्वपालन नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन होगा। ऊर्ध्वपातन का गुण निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ये सवाल आप लोगों के आरटेट 2011 में पूछा गया सवाल है। सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में या मैग्नीशियम क्लोराइड में। तो ऊर्ध्वपातन का गुण जो है वो आप लोगों के अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है। तो यहाँ पर थर्ड का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 1 किलोग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कितनी होती है। ये सवाल आरटेट 2011 में पूछा गया सवाल है। 1 कैलोरी, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी या 1000 कैलोरी। तो 1 किलोग्राम पानी है तो ऑब्वियसली कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो वो होगी 1000 कैलोरी की आवश्यकता होगी। आगे देखेंगे हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ताप संभव नहीं है। ये सवाल जो है वो रीट 2018 में पूछा गया सवाल है। कौन सा ताप सही नहीं है। -8 डिग्री फ़ारेनहाइट, -8 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री केल्विन या -8 डिग्री रूगर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है जब आप लोगों की हुआ था और एग्जाम में जो है यहाँ पर दो आंसर माने गए थे। सी भी यहाँ पर सही आंसर माना गया था और डी भी यहाँ पर सही आंसर माना गया था। तो यहाँ पर आप लोगों का थर्ड और फोर यानी कि -8 केल्विन और -8 डिग्री रूगर, इन दोनों को सही माना गया था। तो यहाँ पर हमारा सी और डी दोनों आंसर राइट माने जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग 1 जूल किसके बराबर होता है। ये सवाल भी रीट 2018 में पूछा गया सवाल है। और ये जो चीज है मैंने आप लोगों को जब बायोलॉजी करवाई थी तब भी बताया था कि 1 जूल किसके बराबर होता है। तो आप लोगों को बताना है कि 1 जूल किसके बराबर होता है। 4.2 किलो कैलोरी के, 4.2 कैलोरी के, 1/4.2 किलो कैलोरी के या 4.2 कैलोरी के। तो 1 जूल जो होता है वो 1/4.2 कैलोरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर 6th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे हम लोग देखेंगे सीटेट में पूछे गए सवाल। ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, लेकिन आप लोगों की जो एग्जाम की तैयारी है उसको ये बूस्टअप करने में काफी हेल्प करते हैं। क्योंकि इस तरीके के जब आप लोग क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों का माइंड जो है वो सारी चीजों को रिवाइज करने के लिए बाध्य हो जाता है ना। तो इसके लिए आप लोग बार बार रिवाइज करेंगे। गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करेंगे। यानी कि गर्मी में 30 डिग्री सेल्सियस
उनका तापमान है और सर्दी जो है उसमें 3 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आइसक्रीम पिघले नहीं, तो पिघलने से बचाने के लिए हम कौन-सी सामग्री का उपयोग करेंगे? सर्दियों में एल्यूमीनियम फॉइल और प्लास्टिक, गर्मियों में दोनों मामलों में कंबल का उपयोग करेंगे। एल्यूमीनियम का उपयोग करेंगे या प्लास्टिक पॉन्ड, सर्दियों में और गर्मियों में हम लोग कंबल का उपयोग करेंगे। देखिए, अगर सर्दियों में हम लोगों को 3 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम जो है वो 1 सेकंड रुकिएगा। हाँ जी, एक बार देखते हैं वापस। अगर सर्दी और गर्मी दोनों में ही अगर हम लोगों को जो है वो आइसक्रीम को पिघालने से बचाना है, तो अगर हम दोनों मामलों में कंबल का उपयोग करते हैं, तो हमारी आइसक्रीम पिघलती नहीं है। ये सवाल सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ऐसा क्यों है। गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में 3 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो आइसक्रीम को पिघलने से बचाने के लिए हम दोनों मामलों में कंबल सामग्री का उपयोग करेंगे। क्योंकि कंबल एक अच्छा थर्मल इंसुलेटर है, यह तापीय ऊर्जा के चालन और विकिरण को कम करता है। तभी हम देखते हैं कि सर्दी जब होती है तो हम लोग जब कंबल ओढ़ते हैं तो हम लोगों को ठंड कम लगती है सर्दी में। चालन भी होता है और विकिरण, इन दोनों प्रक्रियाओं को कम कर लेता है कौन? कंबल। इसी कारण हम जो है वो कंबल का उपयोग करेंगे। आगे देखेंगे हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन। दिए गए कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है और बाद में राइट कथन बताना है। पिघलने पर सभी ठोसों के आयतन में वृद्धि हो जाती है। भाई, पिघलने पर सारे के सारे ठोसों के आयतन में वृद्धि हो जाती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पिघलने पर ठोस के परमाणुओं का माप जो है वो बढ़ जाता है, ऐसा भी नहीं है। ठोसों पर नहीं होता है, बल्कि ये चीज जो होती है वो गैसों पर भी लागू होती है और द्रव पर भी लागू होती है। तो यहाँ पर हमारा ए और डी दोनों कथन जो है वो असत्य हो जाएंगे, यानी ए भी गलत है और बी भी गलत है। ये जो सवाल है ये भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। पिघलने पर सभी ठोसों के आयतन में वृद्धि नहीं होती है। जैसे बर्फ के पिघलने पर जल बनता है तो आयतन घट जाता है। कुछ ठोस पदार्थों के पिघलने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है तथा कुछ के आयतन में कमी होती है। पिघलने पर ठोस के परमाणुओं का आकार बढ़ता भी नहीं है, यानी कि ए भी गलत है और आर भी हमारा हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर 8th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 9th नंबर। जल का कोई नमूना सामान्य तापमान और दाब पर 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, आप उसके हिमांक के संदर्भ में क्या कहेंगे? यानी कि जल का कोई नमूना है वो सामान्य ताप और दाब पर, यानी कि दाब और ताप जो है वो सामान्य है, 102 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, तो उसके हिमांक का मतलब होता है जमना। बर्फ बनती है ना, तो जमना के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनेगा, वह बर्फ ही नहीं बनेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्फ बनेगा, वह 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोला है। हम लोगों से एक बार वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे कि जल का कोई नमूना ऐसा है जो सामान्य तापमान और दाब पर 102 डिग्री पर उबलता है, इसके हिमांक के संदर्भ में हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली जब कोई भी जल होता है तो वो 100 डिग्री के आसपास जो है वो उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि सामान्य ताप है उस पर 102 डिग्री पर उबल रहा है, यानी 100 से ऊपर अपन लोगों ने ऊपर ले लिया। जब 100 से ऊपर पर उबलेगा तो क्या 0 से, और कोई भी चीज जमती कब है? जब 0 पर होती है। ठीक है, 100 से ऊपर पर वो उबलती है और 0 से कम, 0 तक होती है तो वो जम जाती है। यहाँ पर 100 से ऊपर है तो यहाँ हम 0 से कम ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे बर्फ बनेगा, यानी 0 डिग्री से भी कम जो है वो टेम्परेचर चाहिए तो वो बर्फ बन जाएगा। ये सवाल जो है वो सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। जल का कोई नमूना सामान्य तापमान और दाब पर 102 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो उसके हिमांक के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वो बर्फ बनेगी। क्योंकि जल के नमूने में अशुद्धि मिली होने के कारण जल का नमूना 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर उबलता है। यानी कि कोई सामान्य जो है वो जल है, तो वो अगर उसके अंदर अशुद्धि हम मिलाएं तो उसका क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है। और वही चीज जो होती है वो हिमांक के लिए होती है कि 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर वह जमता है। जबकि शुद्ध जल के नमूने का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, वह हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जो अभी मैंने बताया कि नॉर्मल तरीके का जो होता है वो जम तो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड व 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हिमांक बिंदु तरल के लिए वह तापमान होता है जिस पर वह वायुमंडलीय दबाव पर अपनी अवस्था को तरल से ठोस में बदलता है।
आगे देखेंगे हम लोग 10 नंबर सवाल, गैसों के द्रवीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति सहायक होगी? भाई गैसों का द्रवीकरण करना है तो हम क्या करेंगे, एक तो तापमान में कमी कराएंगे, तापमान को जब हम लोग गैस गैस को यानी गैस को वापस जो है वो द्रवित अवस्था में बदलना है, तो तापमान में कम कर देंगे और दाब में वृद्धि कर लेंगे, तो गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगी। तो दाब का ह्रास नहीं होगा, दोनों में वृद्धि नहीं होगी और दोनों का ह्रास नहीं होगा, बल्कि तापमान बढ़ाएंगे और जो दाब होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि कर लेंगे। तापमान में कमी और दाब में वृद्धि, तापमान को कम करेंगे और दाब में जब हम लोग वृद्धि कर लेंगे तो हमारे गैसों के द्रवीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी। ये जो सवाल है ये भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। किसी गैस का तरल अवस्था में भौतिक परिवर्तन द्रवीकरण या संघनन के रूप में जाना जाता है। गैसों का द्रवीकरण एक जटिल प्रक्रिया होती है। गैसों के द्रवीकरण में तापमान में कमी और दाब में वृद्धि सहायक होते हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस जो होता है वो द्रव में बदल जाता है। एक और सवाल हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जल को एक तापमानीय द्रव के रूप में प्रयुक्त ना करने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही है? यानी कि जल को हम जो है वो तापमानीय द्रव के रूप में अगर प्रयुक्त न करें तो इसका क्या रीजन हो सकता है? कि ये पारदर्शी होता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ये एक पारदर्शी होता है, तो ए ऑप्शन तो हमारा राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें नहीं है तो ये हट जाएगा। इसका प्रसार गुणांक उच्च होता है, बिल्कुल नहीं। इसका प्रसार गुणांक जो है वो निम्न होता है, तो बी नहीं होगा, तो बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। अन्य द्रवों की तुलना में इसका हिमांक उच्च और क्वथनांक निम्न होता है, बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि यहाँ पर इसका जो अन्य द्रवों की तुलना में इसका हिमांक जो होता है वो उच्च होता है और क्वथनांक जो होता है वो निम्न होता है, तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए और सी यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जल को एक तापमानीय द्रव्य प्रयुक्त न करने का सही कारण यही है कि यह एक पारदर्शी होता है, इसका प्रसार गुणांक निम्न होता है। कांच में द्रव तापमापी प्रसार गुणों में अंतर के कारण नियत बिंदुओं से अन्य तापों में भिन्न पाठ्यांक दर्शाते हैं। अन्य द्रवों की तुलना में इसका हिमांक भी उच्च और क्वथनांक निम्न होता है। आगे देखेंगे हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। दो गिलासों में जल का समान आयतन है, दोनों 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर है। दोनों गिलासों को एक बड़े जाल में खाली कर दिया जाता है, यानी दो गिलास है, समान उसमें पानी है, तापमान भी समान है और दो अलग अलग बड़े बड़े जार में उनको खाली कर दिया। स्थानांतरण के तुरंत बाद आप जार में जल के तापमान के विषय में क्या बोलेंगे? मान लीजिए स्थानांतरण के दौरान दोनों गिलासों में जल का तापमान स्थिर है, तो यहाँ पर इसका तापमान यानी कि दो अलग अलग बर्तन में 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिलासें भरी हुई है, उनको किसी एक बड़े बर्तन में डाल दिया, तो बड़े बर्तन का तापमान भी उतना ही होगा ना जहां पर इतना है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि स्थानांतरण के दौरान दौरान दोनों गिलासों का जल का तापमान स्थिर है। भाई स्थिर है तो 35 का 35 ही रहेगा ऑब्वियसली, तो यहाँ पर 70 नहीं होगा, 35 से 70 के बीच नहीं होगा, 27 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर इसका तापमान जो है वो 35 का 35 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, तो यहाँ पर 12 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। ये सवाल जो है ये सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। दो गिलासों में जल का समान आयतन है, दोनों 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर है, दोनों गिलासों को एक बड़े जार में खाली किया गया है। स्थानांतरण के तुरंत बाद जार के जल का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस ही होगा। आगे देखेंगे, नीचे दी गई परिस्थितियों ए और बी पर विचार करना है हम लोगों को। रसोई के अंदर रसोई में छत के निकट दीवारों पर निर्वातक पंखा, निर्वातक का पंखे का मतलब होता है जो एडजस्ट फैन हम लोग किचन में लगाते हैं, वो हम जो होती है वो दीवार पर लगाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, छत के ठीक नीचे की तरफ और दीवार के ऊपर की तरफ। निर्वातक पंखा रसोई के खिड़की के साथ में लगा हुआ है, रसोई से ऊष्मा को निकालने में दोनों परिस्थितियों में कौन सा प्रभावी होगा? हम लोगों ने देखा होगा कि जो किचन के अंदर जब हम लोग एडजस्ट फैन लगाते हैं तो हमेशा जो हमारी दीवार होती है उसके ऊपरी सिरे पर ही लगाया जाता है, तो ऑब्वियसली ए वाली बात आप लोगों की ठीक हो जाएगी, तो ए जो है वो अधिक प्रभावी होता है। इसका रीजन जो है वो वही हो सकता है कि वहां से वो ऊष्मा जो होती है वो जल्दी से बाहर निकल जाती है, यही इसका रीजन है। ये सवाल भी सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऊष्मा के स्थानांतरण के माध्यम के संदर्भ में कौन सा एक कथन सही नहीं है? संवहन केवल द्रवों और गैसों में होता है, गैसों में विकिरण नहीं होता है। भाई गैसों में तो विकिरण होता है, यहाँ पर इन्होंने बोला कि गैसों में विकिरण नहीं होता, तो सत्य कौन सा नहीं है? सत्य हमारे बी वाला ही सही नहीं है। चालन गैसों में हो सकता है, ऊष्मा का स्थानांतरण एक से अधिक माध्यम में
पे भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। आगे देख लेते हैं हम लोग 15 नंबर। यदि पानी के अंदर नमक मिला दे तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्या असर होगा? दोनों बढ़ जाएंगे, क्वथनांक बढ़ेगा, हिमांक बिंदु घटेगा, हिमांक बिंदु बढ़ेगा, क्वथनांक घट जाएगा, या दोनों घट जाएंगे। तो यहाँ पर जब किसी भी पानी के अंदर हम लोग अशुद्धि मिक्स करते हैं और जब हम उस पर गर्म करते हैं, हम जब उसको, क्वेश्चन में क्या बोला है कि पानी को क्वथनांक यानी गर्म करना और हिमांक यानी उसको ठंडा करने पर क्या असर पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसका क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हिमांक बिंदु घट जाएगा। ये जब मैंने आप लोगों को दाब और ताप के प्रभाव पढ़ाए हैं क्लासेस के अंदर, ये सारी की सारी चीजें मैंने स्पष्ट करी है। ये सवाल जो है वो सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन है, जब पानी में हम लोग नमक मिलाते हैं तो घोल का क्वथनांक शुद्ध विलायक पानी के क्वथनांक 100 डिग्री से अधिक हो जाता है, जबकि घोल का हिमांक शुद्ध विलायक पानी के हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे घट जाता है। अर्थात जल में जब अशुद्धि मिलाते हैं तो जल का क्वथनांक बढ़ेगा और हिमांक जो होता है वो घट जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर। सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? यानी कि सर्दी के दिनों में जो धातु का हैंडल होता है वो ज्यादा ठंडा लगता है, जबकि प्लास्टिक का इतना ठंडा नहीं लगता। तो क्या जो है वो इसका रीजन हो सकता है? प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकिरक है, या धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा के बेहतर अवशोषक है। पर यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, उसके अंदर विकिरण आ रही है, संवाहन हो रहा है, संवाहन। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी विल बी, 16 का हो जाएगा हमारा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 17 नंबर। किसी कमरे में लकड़ी की जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोनों तक फैल जाती है, यह मुख्य प्रक्रिया की पहचान कर रही है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। भाई जो किरणें होती है वो फैल रही है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? संवन और विकिरण हो सकता है। चालन तो ठोसों में होता है, संवन होगा नहीं, केवल संवन है नहीं। यहाँ पर संवन भी हो रहा है, विकिरण भी हो रहा है, यानी कि ये जो प्रोसेस है वो कैसे आप लोगों के, जैसे लकड़ी के जलने से उत्पन्न ऊष्मा कमरे के कोने कोने तक फैल जाती है, तो ऑब्वियसली संवन और विकिरण दोनों हो रहा है। यहाँ पर ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। बोला है कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ताप के अंतर के कारण जाने की प्रक्रिया को ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण 3 विधियों से होता है, चालन, विकिरण और संवहन। पहला हम लोग देखेंगे चालन किसको कहते हैं, तो चालन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण केवल ठोसों में होता है। संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण द्रव और गैसों में होता है। और आप लोगों के जो विकिरण होता है, विकिरण विधि में ऊष्मा के स्थानांतरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा होता है। लकड़ी के जलने पर पूरे कमरे में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन और विकिरण द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास में 18 नंबर। सर्दियों की प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल का जो फर्श होता है वो ज्यादा ठंडा होता है। इसका कारण क्या है? मार्बल का फर्श यानी रीजन बताना है कि जो मार्बल होता है वो ज्यादा ठंडा होता है और लकड़ी जो होती है वो गर्म होती है। इसका क्या कारण है? लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा को अधिक परावर्तित करता है। लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का हीन चालक होता है। या मार्बल को प्रतिदिन हम धोते हैं और लकड़ी के फर्श को केवल बुहारा जाता है। तो मार्बल का फर्श जो होता है वो लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये जो सवाल है वो सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि सर्दियों में प्रातः नंगे पांव चलते समय हम यह अनुभव करते हैं कि लकड़ी के फर्श की तुलना में मार्बल का फर्श से ज्यादा ठंडा होता है। इसका कारण ये है कि मार्बल का फर्श लकड़ी के फर्श की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, जबकि मार्बल का फर्श लकड़ी की तुलना में ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आगे देखेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। सुमित एक प्रयोग के लिए एक बीकर में बाल्टी से पानी लेता है। वो बीकर के पानी में थर्मामीटर डालता है, 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान नोट करता है। इसके द्वारा निकाले निष्कर्षों में से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? बीकर के पानी और बाल्टी के पानी का तापमान एक समान है। बीकर के पानी तथा बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा एक समान है। बीकर के पानी का तापमान बाल्टी के पानी के तापमान से कम है और बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा बीकर के पानी की ऊष्मा की मात्रा से अधिक है। तो यहाँ पर देखिए बीकर के पानी का तापमान बाल्टी के पानी के तापमान से एक तो कम हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो हमारा होगा
बी और सी सही हो जाएगा, यानी बीकर का पानी और जो बाल्टी का पानी होता है, एक तो इन दोनों में ऊष्मा की मात्रा समान है, बी ऑप्शन तो ठीक है। तो बी ऑप्शन आप लोगों के इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये दोनों कट गए। उसके बाद में हम लोगों से बोला है कि बीकर के पानी का तापमान बाल्टी के पानी के तापमान से कम होता है, क्योंकि बीकर जो होता है वो छोटा होता है और बाल्टी जो होती है, इसका जो रीजन है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले रीजन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। बीकर के पानी तथा बाल्टी के तापमान एक समान होता है, सामान्य तापमान 35 डिग्री पर। बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा बीकर के पानी की ऊष्मा की मात्रा से अधिक होती है, यानी बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा बीकर के पानी की ऊष्मा से अधिक होती है, चूंकि द्रव में संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरित होती है, जबकि बाल्टी से पानी बीकर में डालने पर ऊष्मा की कुछ मात्रा ही स्थानांतरित होती है। इसलिए बाल्टी के पानी में ऊष्मा की मात्रा बीकर के पानी से अधिक होती है। तो बाल्टी में ऊष्मा की मात्रा अधिक है, बीकर के पानी का तापमान बाल्टी के पानी से कम होता है। ये बात ठीक लग रही है भाई, बाल्टी के पानी का तापमान ज्यादा और बीकर का कम। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बी और सी दोनों राइट है, और बी और सी जो है वो आप लोगों के, वो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। वापस से हम लोग एक बार देखेंगे, बीकर के पानी और बाल्टी के पानी का तापमान एक समान होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। उसी के साथ साथ हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाल्टी के पानी की ऊष्मा की मात्रा बीकर के पानी की ऊष्मा की मात्रा से अधिक होती है, बीकर में ऊष्मा कम और बाल्टी के पानी में ऊष्मा ज्यादा। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन यानी ए और डी वाला दोनों ही राइट हो जाएगा, और ये सवाल सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है। नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प को चूज करना है हम लोगों को। रेफ्रिजरेटर के पाइपर पर काला पेंट किया जाता है। भाई बात तो ठीक बोल रही है कि जो रेफ्रिजरेटर के जो पाइप होते हैं उनके ऊपर काला पेंट करते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक भी होते हैं, ये बात भी ठीक है। तो यहाँ पर ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, और ये आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। रेफ्रिजरेटर के पाइपर पर काला पेंट करते हैं क्योंकि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक अच्छे विकिरक भी होते हैं। एक काला पेंट ऊष्मा के अच्छे अवशोषक का उदाहरण है, साथ ही गर्मी का भी अच्छा उत्सर्जक है। अतः ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। और इसकी जो आंसर की है वो भी मैंने नीचे दे रखी है, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।